हाँ जी, आइए। तो पिछली वाली हम लोगों ने जो हम लोग का चल रहा था, ब्लड को पढ़ रहे थे हम लोग, रुधिर को, और रुधिर में हम लोगों ने लास्ट में आरबीसी पढ़ लिया था। इस वाले में हम लोग डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे। तो ल्यूकोसाइट्स हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण रंगीन होने से श्वेत रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स में हीमोग्लोबिन नहीं है, इसलिए इनको हम लोग, क्योंकि दिखने में वाइटिश दिखाई देंगी, कलरलेस दिखाई देंगी, वाइटिश नहीं बल्कि कहिए कलरलेस दिखाई देंगी, तो इनको हम लोग वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स कहते हैं। ठीक है जी। डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिकाएं कहते हैं। इनमें केंद्रक पाए जाते हैं। मैच्योर आरबीसी में से केंद्रक निकल गया था, ई न्यूक्लिएटेड थी, लेकिन इसमें केंद्रक पाए जाते हैं। इनकी संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा कम, औसतन 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। लाल रुधिर कणिकाओं की कितनी थी? तो 5 to 5.5 मिलियन थी पर क्यूबिक मिलीमीटर। और यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे 6000 to 8000 है, वहाँ मिलियन थी, यहाँ पे 1000 है। 6000 to 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। तो इनका अगर रेशियो देखेंगे आप तो 7:1 आ जाएगा। मतलब हर 700 आरबीसी पे केवल एक डब्ल्यूबीसी। सामान्यतः कम समय तक जीवित रहती। उनका आरबीसी का आपने लाइफ स्पैन देखा था, नियर अबाउट 120 डेज था। उसके बाद ये वॉर्न आउट आरबीसी, जो हमारी बूढ़ी हो चुकी आरबीसी, ख़त्म हो रही आरबीसी, स्प्लीन में, प्लीहा में, स्प्लीन में उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ था। तो सामान्यतः कम समय तक जीवित रहती हैं। इनको दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। डब्ल्यूबीसी को हम लोग दो क्लासेस में, दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स और एग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स और एग्रैनुलोसाइट्स, इनको दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है, कणिकाणु तथा अकण कोशिका। ग्रैनुलोसाइट्स कणिकाणु तथा अकण कोशिका, एग्रैनुलोसाइट्स। ठीक है जी। तो ग्रैनुलोसाइट्स में हमारे क्या आ रहे हैं? ग्रैनुलोसाइट्स में हमारे न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल आ रहे हैं। ग्रैनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल्स आ रहे हैं। वेयरएज ए ग्रैनुलोसाइट्स में क्या आ रहा है? ए ग्रैनुलोसाइट्स अकण कोशिका, ए ग्रैन्यूल, अकण, कण नहीं है उसमें, अकण कोशिका। अकण कोशिका में क्या क्या आ रहा है? लिम्फोसाइट्स आ रहे हैं और मैक्रोफेजेस आ रहे हैं। लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस। इसमें क्या क्या? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। ठीक है जी। तो न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल कणिकाणु के प्रकार हैं, जबकि लिम्फोसाइट तथा मोनोसाइट अकण कोशिका के प्रकार हैं। तो लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स या मैक्रोफेजेस, ये क्या है? लिम्फोसाइट्स, मैक्रोसाइट्स, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, ये हमारे अकण कोशिका के प्रकार हैं। श्वेत रुधिर कोशिकाओं में न्यूट्रोफिल संख्या में सबसे अधिक होते हैं। अब डब्ल्यूबीसी में सबसे ज़्यादा परसेंटेज इतनी तरह के मिल रहे हैं। डब्ल्यूबीसी कितनी तरह के? न्यूट्रोफिल्स मिल रहे हैं, बेसोफिल मिल रहे हैं, इओसिनोफिल मिल रहे हैं। ये तो आपके हो गए ग्रैनुलोसाइट्स। ए ग्रैनुलोसाइट्स में आपके क्या मिल रहे हैं? लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। इतना पढ़ा भी हम लोगों ने, अब आगे देख लेते हैं। तो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल्स, ये हमारे क्या कहलाएंगे? ये हमारे कहलाएंगे श्वेत रुधिर कणिकाओं में न्यूट्रोफिल संख्या में सबसे अधिक हैं। तो न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल और इओसिनोफिल हमारे ग्रैनुलोसाइट्स हैं, ग्रैन्यूल्स मिल रहे हैं इनके साइटोप्लाज्म में। और लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स हमारे ए ग्रैनुलोसाइट्स हैं, इनमें ग्रैन्यूल्स नहीं मिलते। ठीक है जी। ये आपके कणिकाणु हैं, ये आपके अकण कोशिका है। तो श्वेत रुधिर कोशिकाओं में न्यूट्रोफिल संख्या में सबसे अधिक है। अब इन पांचों टाइप में सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है? न्यूट्रोफिल का, लगभग 60 से 65%। तो 60 से 65%, तो जो भी डब्ल्यूबीसी है वो न्यूट्रोफिल है।
तथा बेसोफिल संख्या में सबसे कम होते हैं। बेसोफिल का जो परसेंटेज दिया है 0.5 to 1% दिया है। केवल 1% जो है वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स वो बेसोफिल कैटेगरी में आते हैं। इओसिनोफिल, बेसोफिल सबसे कम है। इओसिनोफिल पे आ जाइए। इओसिनोफिल न्यूट्रोफिल तथा मोनोसाइट भक्षण कोशिकाएं हैं। इसके बाद बोल रहा है कि हमारे जो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स हैं ये भक्षण कोशिकाएं। तो मोनोसाइट्स क्या है? फैगोसाइटोसिस करेंगी। भक्षण कोशिका मतलब फैगोसाइटोसिस, भक्षण कर लेंगी दूसरी सेल का। मोनोसाइट्स का परसेंटेज कितना है? 6 to 8। तो न्यूट्रोफिल का परसेंटेज था 60 से 65। हमारे बेसोफिल का परसेंटेज था 0.5 to 1। उसके बाद इसने परसेंटेज दिया है मोनोसाइट्स का। मोनोसाइट 6 to 8%। बची क्या? लिम्फोसाइट्स जो कि 20 से 25% होती है। और हमारे बचे इओसिनोफिल, ये बचे लिम्फोसाइट्स बचे हैं और इओसिनोफिल जिनको भी आपको बताना। तो लिम्फोसाइट्स है 20 to 25% और इओसिनोफिल है 2 to 3%। पूरा हो गया। जोड़ लीजिए 60 से 65 और 25 90। 90 के बाद 8 ये हो गए, 2 से 3 ये हो गए, पूरे 100% हो गए। ठीक। तो मोनोसाइट्स हैं जो भक्षण कोशिकाएं हैं और अंदर प्रवेश करने वाले बाह्य जीवों को समाप्त करती हैं। और ये मोनोसाइट्स का काम क्या है? ये बाहर से आ रहे पैरासाइट्स जो हैं या हमारे कहिए कि भाई जो दिक्कत पैदा करने वाले हैं एंटीजेंस हैं, उनको ये खाएगा, ख़त्म करेगा। बेसोफिल हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपैरिन आदि का स्राव करती है अथवा शोधकारी क्रियाओं में सम्मिलित होती है। तो बेसोफिल का काम क्या है? ये तो इसका काम हो गया, आपने समझ लिया। हमारे इओसिनोफिल्स वगैरह का, या कहिए कि न्यूट्रोफिल्स वगैरह का, या कहिए कि हमारे डिफरेंट WBCs का। बेसोफिल पे अब हम लोग आ रहे हैं कि बेसोफिल का काम क्या। बेसोफिल जो है हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपैरिन आदि का स्राव करती है। तो तीनों हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपैरिन, ये तीनों किस में रोल है? एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन वगैरह में रोल है। तो बेसोफिल सिक्रीट्स हिस्टामिन, बेसोफिल कॉजेज द सिक्रीशन ऑफ सेरोटोनिन, बेसोफिल कॉजेज द सिक्रीशन ऑफ हिपैरिन। हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपैरिन, ठीक, तथा शोधकारी क्रियाओं में सम्मिलित होती है। इसके अलावा बेसोफिल का काम है कि ये शोधकारी क्रियाओं में सम्मिलित हो जाएगी, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में सम्मिलित हो जाएगी। इओसिनोफिल संक्रमण से बचाव से बचाती है। इओसिनोफिल्स हमको बचा रही है किससे? कि हमको इन्फेक्शन ना हो, संक्रमण से बचाव से बचाती है, संक्रमण से बचाव करती है तथा एलर्जी प्रतिक्रिया में सम्मिलित रहती है। इसके अलावा इओसिनोफिल का काम है कि एलर्जी रिस्पॉन्स में इसका रोल है। तो संक्रमण से बचा रही है इओसिनोफिल, हमें संक्रमण से बचाती है तथा एलर्जी प्रतिक्रिया में इसका रोल होता है। लिम्फोसाइट्स 20 से 25%, मुख्यतः दो प्रकार की, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। बी और टी दोनों प्रकार की लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी हैं और ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम में इनका महत्वपूर्ण रोल है लिम्फोसाइट्स का। तो बी और टी लिम्फोसाइट दोनों तरह की लिम्फोसाइट का हम लोग देखेंगे कि इम्यून सिस्टम में रोल है। पट्टिकाणु को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। तो ये पट्टिकाणु बचा, पट्टिकाणु को हम लोग थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ये मेगा कैरियोसाइट, ये मेगा कैरियोसाइट के टुकड़ों से विखंडन से बनती है। तो थ्रोम्बोसाइट्स जिनको कि हम लोग पट्टिकाणु बोल रहे हैं, प्लेटलेट्स बोल रहे हैं, इनको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। और ये बनी कैसे हैं? ये मेगा कैरियोसाइट के टुकड़े में बनी है, मेगा कैरियोसाइट के टुकड़े से बनेगी। रक्त में इनकी संख्या 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। तो 1.5 से इनका जो है, ये देखिए घन बन गया, प्लेटलेट्स का नंबर, कंसंट्रेशन, तो ये करीब 1.5 से 3.5 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब होती है। तो तीनों के नंबर अब आपने देख लिए, 5 से 5.5 मिलियन था, दूसरे का 6,000 से 8,000 क्यूबिक था प्रति क्यूबिक मिलीमीटर, और यहाँ पे 1.5 से 3.5 लाख
1.5 से 3.5 लाख मिल रहे हैं क्या? 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर मिल रहा हमको प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स कई प्रकार के द्रव स्रावित करती है। प्लेटलेट्स का काम क्या है? ये द्रव सिक्रीट करती है, कई तरह के पदार्थ स्रावित करती है, जिसमें अधिकांश रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। और वो जो चीज़ें हैं जो प्लेटलेट्स फैक्टर सिक्रीट करता, कारक सिक्रीट करता, उसका रोल है रुधिर का थक्का जमाने में। प्लेटलेट्स की संख्या में कमी के कारण स्कंदन में विकृति हो जाती है। तो प्लेटलेट्स अगर कम होंगी तो रुधिर थक्का पूरी तरह से बनेगा नहीं, विकृति आ जाएगी तथा शरीर से अधिक मात्रा में रक्तस्राव हो जाता है, हो सकता है। ये आपका हो गया ब्लड के बारे में, रुधिर के बारे में जानकारी। ठीक है जी। अब हम लोग पढ़ते हैं रक्त समूह, ब्लड ग्रुप। ठीक।